स्टार्ट कर दीजिए। हाँ जी, कर दीजिए लाइव। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद कर रही हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। जल्दी से आप सभी लाइव आ जाएंगे ताकि मैं सेशन को स्टार्ट कर सकूं। जल्दी जल्दी जुड़ जाएंगे सेशन के साथ एक बार और बताएंगे आपको आवाज़ क्लियर आ रही है, मैं अच्छे से दिख रही हूँ, सब कुछ ओके है। उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आप लोग सभी लाइव आ जाइए। भागचंद जी, नेहा, दीवू, बबलू, प्रदीप, अंकित, निशांत, शाश्वत, गोपाल, आदर्श, काजल, अनुज, सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम। प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, नमस्ते। जल्दी से आप जो है लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे। और एक बार मुझे बस इतना बता दीजिए कि आपको सारी चीजें अच्छे से दिख रही हैं, प्रॉपर मैं दिख रही हूँ, आवाज क्लियर है। ओके, ऑल क्लियर आ रहा है, ठीक है, ऑल क्लियर है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आपका संविधान सभा है ना, संविधान सभा का वो संविधान का निर्माण हम लोग पढ़ रहे थे। संविधान का निर्माण, ये आपका टॉपिक चल रहा है, जिसमें मैंने कल आपको 24 जनवरी की डेट के बारे में बताया था कि 24 जनवरी 1950 को आपका क्या क्या चीजें हुई थी, आपके संविधान में किन किन चीजों को 24 जनवरी 1950, जिस दिन संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन यानी कि जो 12वां अधिवेशन है वो हुआ था। ठीक है, वहां तक की हमने बातें की थी। संविधान को अपनाया कब गया था, तो 26 नवंबर 1949 को उसे अपनाया गया था। या कई बार उसे हिंदी में एक वर्ड यूज कर लेते हैं, आत्मार्पित। ठीक है, आत्मार्पित या फिर अधिनियमित। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, उसका मतलब है अपनाना, एक्सेप्ट करना ही उन शब्दों का मतलब है। और कब किया गया था प्यारे बच्चे, तो आपको ध्यान रखना है 26 नवंबर 1949। अब हमारे पास संविधान निर्माण में एक डेट बचती है 26 जनवरी 1950। और सारे प्यारे बच्चे जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था। 26 जनवरी 1950 को प्यारे बच्चे भारतीय संविधान लागू हुआ। भारतीय संविधान लागू, एग्जीक्यूट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान लागू हुआ था, एग्जीक्यूट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एग्जीक्यूट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपका भारतीय संविधान इस दिन लागू हो गया। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपका संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। और इसीलिए बेटा हम इस दिन क्या सेलिब्रेट करते हैं, इसी दिन हम गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। हम इस दिन को किस दिन के रूप में मनाते हैं, रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस के रूप में प्यारे बच्चे हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। रिपब्लिक डे यहां पर आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद प्यारे बच्चे आपको यहाँ पे गणतंत्र दिवस जब आप देखेंगे तो आपसे कभी भी ये क्वेश्चन आए कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, तो आप कहेंगे क्योंकि इस दिन भारतीय संविधान को लागू किया गया था। यानी कि भारतीय संविधान जो कि 26 नवंबर 1949 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, उसे 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था। मैम इसी दिन लागू क्यों किया गया, तो जब मैं आपको इतिहास पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि इतिहास में पंडित जवाहरलाल नेहरू लाहौर अधिवेशन होता है। उस दिन 26 जनवरी 1930 का जो दिन होता है, उस दिन को यहाँ डिसाइड कर लिया जाता है कि हम 26 जनवरी को ही अपने संविधान को लागू करेंगे। और इसीलिए संविधान का ये दिन चुना गया था प्यारे बच्चे, और यहाँ पर इसी दिन इसे लागू कर दिया गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको अच्छे से पता है कि संविधान में कितने आर्टिकल्स थे, 395 थे। शेड्यूल्स कितनी थी, 8 थी। और आपके संविधान के भाग कितने थे, तो आप कहेंगे कि संविधान के भाग थे मैम हमारे पास में 22। ठीक है, ये उस समय की बात है। अब 395 में से 16 आर्टिकल्स आपके 26 नवंबर 1949 को एग्जीक्यूट हो गए थे, और बाकी जितने भी अनुच्छेद हैं वो सारे इस दिन लागू किए गए थे। ठीक है, हाँ जी, रावी नदी के तट पर। बहुत बढ़िया, अब ध्यान से सुनिएगा।
संविधान पर पहला हस्ताक्षर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था? नहीं जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। मैंने कल ही बता दिया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने गलती से कर दिया था, उसे ऑफिशियल नहीं माना गया। ऑफिशियल सिग्नेचर जो माना गया वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का माना गया। मैंने कल ही बताया था कि कई किताबों में या कई जगह पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जो है नाम आता है, लेकिन आपको याद रखना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब आप मेरी बात को फिर से ध्यान से यहां पे सुनिए। अब यहां पे संविधान लागू हो गया तो संविधान पे कितना खर्चा हुआ था, संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई थी, ये फैक्ट्स हम लिख चुके हैं। अब मैं आपसे यहां पे बोलूंगी कि संविधान का प्रकाशन यानी पब्लिश्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कहां से ये पब्लिश्ड किया गया था? संविधान का प्रकाशन कहां से हुआ था? ये प्यारे बच्चे पब्लिश्ड कहां से किया गया था? तो आप कहेंगे कि ये पब्लिश्ड जो किया गया था देहरादून से। कहां से किया गया? देहरादून। ठीक है, और देहरादून में सर्वे, ठीक है, देहरादून से प्रकाशित हुआ था। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि दिल्ली से पब्लिश्ड हुआ होगा, नहीं, देहरादून से पब्लिश्ड हुआ था। सर्वे ऑफ इंडिया प्रेस, ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया प्रेस, सर्वे ऑफ इंडिया प्रेस, यहां पे इसका आंसर होगा। तो देहरादून से जब ये पब्लिश किया गया था तो कितनी कॉपी? देहरादून मतलब उत्तराखंड। कहां पर पड़ता है देहरादून? उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, अब यहां पे जब ये प्रकाशित हुआ यानी कि जब ये पब्लिश किया गया तो कितनी कॉपीज छापी गई थी? तो आप कहेंगे 1000 कॉपीज छपी थी। इतनी कॉपी प्रिंट की गई थी, 1000 कॉपीज छापी गई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो हमारा बनेगा कि यहां पे क्वेश्चन आपका आएगा, आप कहते हैं कि आपका संविधान को हाथों से किसने लिखा? संविधान को हाथों से प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, रायजादा ने लिखा। ठीक है, अब आएगा कि शुद्ध हिंदी में किसने लिखा? तो शुद्ध हिंदी में, ठीक है, शुद्ध हिंदी में किसने लिखा? तो शुद्ध हिंदी में वसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा। वसंत कृष्ण वैद्य, इन्होंने शुद्ध हिंदी में लिखा था। ठीक है, प्योर हिंदी में लिखने वाले कौन थे? वसंत कृष्ण वैद्य थे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अब आगे की तरफ जब हम चलेंगे तो इसमें और भी फैक्ट हैं कि संविधान की सजावट किसने की थी, डिजाइनिंग किसने की थी, बताइएगा जल्दी से। जल्दी से नोट करेंगे और बताएंगे मुझे ताकि मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, लिख लिया, नोट कर लिया, आगे देखिए। उसके बाद में नेक्स्ट आपको लिखना है संविधान पर सजावट यानी कि डिजाइनिंग किस किसने की थी? तो आप लिखेंगे कि डिजाइनिंग करने वाले जो व्यक्ति थे, पहला नाम लिखेंगे नंदलाल बोस, बहुत फेमस हैं नंदलाल बोस, और दूसरे व्यक्ति हैं राम मनोहर सिन्हा।
राम मनोहर सिन्हा, इन दोनों ने मिलकर आपके संविधान को सजाया था। उसके बाद अगला, मूल संविधान में पेजों की संख्या, पेजों की जगह लिखो पृष्ठों की संख्या, पृष्ठों की संख्या, नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस कितने थे? लिखिएगा 251, 251 पेजेस आपके मूल संविधान में थे। ठीक है, उसके बाद आगे अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न क्या बनेगा? संविधान सभा के सचिव कौन थे? संविधान सभा के सचिव सचिव यानी कि सेक्रेटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सेक्रेटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये आपके हुआ करते थे HVR आयंगर, HVR आयंगर। ठीक है, ये आपके कौन थे? सचिव थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में प्रथम एंग्लो इंडियन, प्रथम आंग्ल भारतीय, फर्स्ट एंग्लो इंडियन, फर्स्ट एंग्लो इंडियन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये कौन हुआ करता था? तो आप इनका नाम लिखेंगे फ्रैंक एंथोनी। ठीक है, लिखिएगा आंसर फ्रैंक एंथोनी, फ्रैंक एंथोनी लिखना, फ्रैंक एंथोनी, फ्रैंक एंथोनी। फिर अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, संविधान सभा में प्रथम पारसी, प्रथम पारसी। तो लिखिएगा PH मोदी, PH मोदी। अच्छा, अब आपका एक क्वेश्चन है कि एंग्लो इंडियन कौन होता है? ध्यान से सुनो, आपको ध्यान रखना है कि एक व्यक्ति है ए और ए एक मेल है, एक है बी, ये आपकी फीमेल है यानी कि महिला है। अब ए जो है वो ब्रिटिश है यानी कि अंग्रेज है, और बी जो है वो यहां पर आपकी इंडियन है यानी कि भारतीय महिला है। तो आपको अच्छे से पता है कि जब अंग्रेज यहां पर शासन करने आए थे तो अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने अपने भारत में अपनी परमानेंट मतलब एक तरीके से स्थायी स्थापना के लिए भारतीय महिलाओं से शादी करनी शुरू कर दी। भारतीय महिलाओं से क्या शुरू किया? शादी करनी शुरू कर दी। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो भारतीय महिला हैं, ठीक है, ये जो भारतीय महिला है, ये भारतीय महिला कौन है? यहां पे बी, और एक कौन है? ब्रिटिश। तो इन दोनों ने आपस में क्या कर लिया? शादी कर ली। अब प्यारे बच्चे, शादी के बाद इनका बच्चा हुआ, तो इसी बच्चे को हम क्या कहेंगे? एंग्लो इंडियन कहेंगे।
इसी बच्चे को हम आंग्ल भारतीय कहेंगे। यानी कि अगर आपके माँ या बाप में से कोई एक भारतीय और एक प्यारे बच्चे जो यहाँ पे भारत में ब्रिटेन से शासन करने लोग आए थे, उनके बीच अगर शादी हुई तो उनका बच्चा हुआ, और वो जो बच्चा हुआ वही क्या कहलाया? एंग्लो इंडियन। यानी कि एंग्लो मतलब अंग्रेज और इंडियन मतलब भारतीय, मतलब दोनों का मिक्सअप। समझ आया? यह आपको ध्यान रखना है। क्लियर हुई यहां तक की बातें? चलो अब ध्यान से सुनो आगे की बातें। ये तो क्लियर हो गई। अब यहां पे एंग्लो इंडियन तुम्हें पता चल गया किसे कहते हैं? अगर पता चल गया तो जल्दी से थम्स अप कर दो। इससे साधारण शब्दों में नहीं समझाया जा सकता, ठीक है? इससे ज्यादा साधारण शब्द हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है? ये आपको ध्यान रखने हैं सारी चीजें। हर किसी की फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, तो फालतू की चीजों पे ध्यान मत दिया करो। वहां पे ध्यान दो जहां पर आपके जरूरत है ध्यान देने की, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर है? जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का उत्तर। नंदलाल बोस है बेटा, बोस, बोध नहीं है, बोस। ठीक है, लिख लिया है। आगे चलो। अब आगे अगर हम बात करते हैं तो पीएच मोदी, ये सारी चीजें हुई। अब आप एक फैक्ट और लिखेंगे यहां पे, यहां पे लिखिएगा मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी जी, और महात्मा गांधी जी भारतीय, ऐसे लिख लो, गांधी जी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, ध्यान रखना। फिर दूसरी लाइन में लिखो भारत और पाकिस्तान के, भारत और पाकिस्तान के विभाजन, विभाजन मतलब डिवीजन, भारत और पाकिस्तान के विभाजन के पश्चात, संविधान सभा में, संविधान सभा में, संविधान सभा में सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या 299 हो गई, 299 हो गई, जिसमें से 229 ब्रिटिश प्रांत को मिल गए, और प्यारे बच्चे आपकी 229 ब्रिटिश प्रांत को और 70 मिल गई देसी रियासतों को। ये आपका भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद हुआ। और कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि पाकिस्तान का निर्माण कब हुआ? तो पाकिस्तान का निर्माण हुआ था, निर्माण यानी कि फॉर्मेशन, ये हुआ था प्यारे बच्चे 14 अगस्त 1947 को। और 15 अगस्त 1947 को क्या हो गया? दोनों का विभाजन और भारत की आजादी। समझ आया? तो आपने कल बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि सदस्य तो 389 थे, आप 284 बता रही हैं सिग्नेचर किए। तो ये आप मुझे ये बताओ कि मैंने आपको बताया था
कि सीटों की संख्या जो निश्चित की जाती है वो किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर। तो जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो यहां से जनसंख्या भी तो पाकिस्तान में गई, यहां से लोग भी तो पाकिस्तान में गए। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि प्यारे प्यारे बच्चों, जब पाकिस्तान और भारत का विभाजन हुआ तो जनसंख्या में कमी हुई। जब जनसंख्या में कमी हुई प्यारे बच्चों, तो फिर उसके बाद में आपके यहां पे सीटों की संख्या भी कम हो गई। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 299। अब इसमें से केवल 284 ने प्यारे बच्चे क्या किया? 284 ने सिग्नेचर किए। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आज आपसे लास्ट टाइम कहना चाहूंगी कि आप लोग जो है कमेंट्स बंद कर दो, क्योंकि जितना आप कमेंट्स करते हो आपका ध्यान भटकता है। 299 में से पंकज 229 सीटें ब्रिटिश प्रांत की थी और 70 सीटें देसी रियासतों की। लेकिन यह कब की बात है? जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तब की बात है। ठीक है, अगर आप ये कमेंट्स बंद नहीं करेंगे उतना ही आप सिलेक्शन से दूर जाएंगे। हम लोग तो टीचर्स की इतनी बात मानते थे कि अगर उन्होंने कह दिया कि अगर आप पसीने में बैठे हो और पसीना आ रहा है और हम पढ़ा रहे हैं तो पढ़ना है, पसीना पोंछना तक नहीं है। और आपसे सिर्फ एक बात की जाती है कि आप लोग जो हैं सिर्फ और सिर्फ कमेंट्स को बंद कर दो, लेकिन आप सुनते ही नहीं हो। और अगर आपने ये चीज नहीं सुनी तो मैं धीरे धीरे अब आपको ब्लॉक कराना स्टार्ट करूंगी, क्योंकि अब मुझे आपके साथ स्ट्रिक्टली पेश आना होगा। मैं बहुत दिनों से आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूं, लेकिन आप नहीं मानते हैं, बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। और अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर मेरे पास यही सॉल्यूशन है, और फिर उसके बाद आपके पेरेंट्स से बोलकर ही आपको अनब्लॉक किया जाएगा, उनसे बात कर कर ही, कि आपका पढ़ने में ध्यान नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ कमेंट्स पे ध्यान होता है। अब अगर आपने कमेंट्स किए बीच क्लास में तो मैं आपको ब्लॉक करवाऊंगी, क्योंकि आपकी वजह से उन बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं। फालतू के कमेंट्स करते हो आप। जब मैं बोल रही हूं कि जहां से कोई लेना देना नहीं है वहां से आप लोग जो हैं यहां पे प्रश्न, मतलब कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, उसकी फुल फॉर्म क्या है, बेटा सबकी फुल फॉर्म नहीं पूछेगा वो। ठीक है, और आप लोग जो है कभी सुनते ही नहीं हैं, मानते ही नहीं है बात को। बिल्कुल ऐसा लगता है कि टीचर की कोई वैल्यू ही नहीं है आपके नजर में, बिल्कुल वैल्यू नहीं है। और यही बात आपको नवीन सर आपको बहुत अच्छे लगते हैं, हमेशा वो भी यही समझाते हैं। फिर आप मुझे यहाँ पे एडवाइस देने लगते हो, मैम कमेंट्स मत लो, मैम गुस्सा मत करो। क्यों हमेशा आप कभी गुस्से वाले काम नहीं करते कि जो गुस्सा नहीं किया जाना चाहिए? ठीक है, आगे यहां पे 14 अगस्त को आपका पाकिस्तान बन गया, और आपको ध्यान रखना है बेटा कि आपकी जो चीजें हैं यहां पे क्या हुई हैं, सीटें कम। और रीजन क्या है कि जनसंख्या में कमी हुई है मैम। ठीक है, जनसंख्या में कमी हुई है, क्लियर है। तो अब यहां पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहां पे जब पाकिस्तान की बात आई है तो एक व्यक्ति जिनका नाम आपने सुना है मेरे मुंह से कई बार, और जिनके बारे में आप मुझसे कई बार प्रश्न भी पूछ चुके हैं। जैसे अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि आपके जो संविधान है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक, भारतीय संविधान का जनक, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जल्दी से नाम लिख देंगे कमेंट बॉक्स में, तो आप लिखेंगे मैम डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी को, डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी। अब प्यारे प्यारे से बच्चे, आप यहां पर अंबेडकर जी के बारे में मेरे मुंह से कुछ बातें सुनेंगे।
ठीक है, आप मेरे मुंह से कुछ बातें यहां पे सुनेंगे और वो आपको किसके बारे में बताने वाली हूं मैं, अंबेडकर जी के बारे में, कि अंबेडकर जी संविधान सभा के सदस्य कहां से बने थे। देखिएगा जरा यहां पे, अगर मैं आपसे प्यारे बच्चे यहां पर बात करती हूं तो देखिएगा, संविधान सभा के सदस्य ऐसे लिखना, पहली बार 1946, क्योंकि संविधान सभा के लिए इलेक्शन कब हुए थे, 1946 में। पहली बार 1946 के चुनाव में पूर्वी बंगाल, ठीक है, यानी कि ईस्ट बंगाल, पूर्वी बंगाल से संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। तो आपको ध्यान रखना है, अंबेडकर जी पहली बार कहां से आपके जो है कह सकते हैं कि आपके कहां से पहली बार संविधान सभा के सदस्य बने, तो आप कहेंगे ईस्ट बंगाल से। अब हुआ क्या कि ये यहां से सदस्य तो चुन लिए गए, ये यहां से सदस्य तो बन गए, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं एक चीज और बता दूं, भारत पाकिस्तान के विभाजन के पश्चात, विभाजन के पश्चात पूर्वी बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, यानी पाकिस्तान में चला गया। ठीक है, आपकी जो बाउंड्री बनाई गई थी उसके अकॉर्डिंग ये जो हिस्सा था ये कहां पे चला गया, पाकिस्तान में चला गया। अब प्यारे प्यारे बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि यहां पर जब ये हिस्सा बन गया पाकिस्तान का, तो अंबेडकर जी की सीट तो खाली हो गई, लेकिन सारे के सारे संविधान सभा के सदस्य जानते थे कि अंबेडकर जी का सदस्य रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितनी भी आपके जो निम्न जातियां थीं, जो लोअर कास्ट थे, हम कह सकते हैं कि उन सभी का प्रतिनिधित्व एक तरीके से अंबेडकर जी कर रहे थे। वो अंबेडकर जी हैं जिन्होंने लोअर क्लास यानी कि निम्न जातियों के लोगों के लिए आवाज उठाई थी। और आपको ध्यान रखना है कि जब यहां पे अंबेडकर जी की सीट खाली हुई तो सारे मेंबर्स जो हैं एक तरीके से परेशान हो गए। तो फिर उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला, और सॉल्यूशन क्या निकाला प्यारे बच्चे, सॉल्यूशन ये निकाला कि अंबेडकर जी को संविधान सभा में शामिल करने के लिए बंबई प्रेसिडेंसी या मुंबई लिख लो, के लिए मुंबई प्रेसिडेंसी, ठीक है, मुंबई प्रेसिडेंसी आगे मैं अगले पेज पे लिखूंगी, पहले आप यहां तक लिखिए। जल्दी लिखिए और लिखकर बताइए ताकि मैं आगे बढ़ूं। मुंबई प्रेसिडेंसी के पुणे सीट से नोट कर लिया, बहुत बढ़िया, थैंक यू बेटा रिस्पॉन्स के लिए।
ठीक है, मुंबई प्रेसिडेंसी की पूना या पुणे, पूना या पूना, वैसे पुणे कहते हैं, संसदीय सीट से कांग्रेस के एमआर जयकर से, कांग्रेस के एमआर जयकर से, एमआर जयकर, ध्यान रखिएगा इनका नाम, एमआर जयकर से, एमआर जयकर से त्याग पत्र, त्याग पत्र यानी कि रेजिग्नेशन, त्याग पत्र, ठीक है, त्याग पत्र दिलाकर रिक्त यानी कि वैकेंट, रिक्त कराई गई, पहले सीट का खाली होना जरूरी है ना, तभी तो बाई इलेक्शंस के थ्रू हम लेके आएंगे। रिक्त कराई गई, रिक्त कराई गई जहां से वे उपचुनाव में निर्वाचित, उपचुनाव को कहते हैं बाय इलेक्शन, और बाय इलेक्शन या उपचुनाव हमेशा बीच में होता है। जब किसी संसद की या किसी विधानसभा में कोई सीट खाली हो जाती है तो सीट को भरने के लिए क्या होता है, उपचुनाव, बाय इलेक्शन होते हैं। एक मिनट रुकेंगे बेटा। ठीक है, बाय इलेक्शन यानी कि उपचुनाव के द्वारा, तो उपचुनाव, ठीक है, में निर्वाचित होकर, उपचुनाव में निर्वाचित होकर, निर्वाचित यानी कि इलेक्टेड, निर्वाचित होकर, ठीक है, उपचुनाव में निर्वाचित होकर पुनः संविधान सभा में, पुनः यानी कि अगेन, पुनः संविधान सभा में, पुनः संविधान सभा में सम्मिलित हुए, पुनः संविधान सभा में सम्मिलित हुए। तो ये अंबेडकर जी के बारे में था। अब यहां से क्वेश्चन क्या आएगा कि पहली बार कहां से चुने गए, तो आप कहेंगे ईस्ट बंगाल से, और दूसरी बार कहां से चुने गए तो आप कहेंगे बंबई की पुणे सीट से। यहां पे आप टिक कर लेंगे इन दोनों को, पहली बार पूर्वी बंगाल और दूसरी बार मुंबई प्रेसिडेंसी की पुणे सीट से। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, मैं एक बार और समझा देती हूं इसे। अंबेडकर जी जब संविधान सभा के इलेक्शन हुए, तो मैंने आपको लिखवा रखा है कि संविधान सभा के इलेक्शन कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग 1946 में हुए, 1946 में हुए। तो जब 1946 में पहली बार इलेक्शन हुए तो उस समय आपका 1946 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन तो हुआ नहीं था, तो अंबेडकर जी ईस्ट बंगाल से इलेक्ट होकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर बने। लेकिन जब विभाजन हुआ तो भारत और पाकिस्तान के विभाजन से जो ईस्ट बंगाल है वो पाकिस्तान में चला गया। तो जब कोई भाग पाकिस्तान में चला गया तो वहां से जो सदस्य थे वो तो सीट खाली हो गई, लेकिन सारे सदस्य जानते थे कि अंबेडकर जी का संविधान सभा में बने रहना जरूरी है। तो उन्होंने सबसे पहले संविधान सभा के सदस्यों ने एमआर जयकर साहब के पास गए। ये एमआर जयकर कौन है? ये एमआर जयकर बंबई प्रेसिडेंसी में या मुंबई प्रेसिडेंसी में पुणे सीट पर थे। तो इनसे कहा गया भाई आप जो है यहां से रिजाइन दे दीजिए। इन्होंने कहा क्यों? तो इन्होंने संविधान सभा के सदस्यों ने पूरी सिचुएशन को समझाया और एमआर जयकर ने रिजाइन दे दिया।
जब उन्होंने रिजाइन दिया तो उनकी सीट खाली हो गई। अब उस सीट के लिए बेटा इलेक्शंस हुए और उस सीट पे इलेक्शन कराकर फिर किसको यहां पे बनाया गया, तो आप कहेंगे अंबेडकर जी को। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इससे क्वेश्चन क्या बनेगा, पहली बार अंबेडकर जी कहां से चुने गए, ईस्ट बंगाल से। दोबारा कहां से चुने गए, तो आप कहेंगे कि मैम दोबारा चुने गए थे आपके जो हैं कह सकते हैं मुंबई प्रेसिडेंसी की पुणे सीट से। पुणे सीट से किसने रिजाइन दिया, एमआर जयकर ने। ये 3 क्वेश्चंस बेटा यहां से बनेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा ये बताओ कि यहां तक अगर आप कह रहे हो कि समझ में नहीं आया, तो अब आप मुझे कुछ क्वेश्चंस का आंसर दोगे, आपको खुद पता चल जाएगा आपको समझ में आया या नहीं। पहला, अंबेडकर जी पहली बार संविधान सभा के सदस्य कहां से बने। अंबेडकर जी पुनः संविधान सभा के सदस्य कहां से बने, मुंबई प्रेसिडेंसी की पुणे सीट से किसने त्यागपत्र दिया, पुणे सीट से किसने त्यागपत्र दिया। चलिए बताइए तीनों क्वेश्चन का आंसर। अगर आप आंसर कर पा रहे हो तो इसका मतलब आपको चीजें समझ आ गई हैं। जो बच्चे कह रहे हैं वेस्ट बंगाल, तो बेटा वेस्ट बंगाल तो आज भी भारत का भाग है। आपका दिमाग चल गया है क्या, वेस्ट बंगाल मैंने लिखवाया भी नहीं है। हाँ जी, इनडायरेक्ट इलेक्शंस हुए थे। बहुत बढ़िया, सारे बच्चों ने आंसर किया है पूर्वी बंगाल, ज्यादातर बच्चों ने, यानी कि ईस्ट बंगाल से। और उसके बाद अगर मैं पूछूं कि दोबारा कहां से चुने गए, पुणे से। बहुत बढ़िया, ठीक है, कहां से चुने गए दोबारा में, पुणे से। बहुत बढ़िया, पुणे सीट से। उसके बाद किसने त्यागपत्र दिया था, बच्चों ने इसका भी आंसर कर दिया, एमआर जयकर ने। यानी कि एमआर जयकर से त्यागपत्र दिलाकर अंबेडकर जी को संविधान सभा का सदस्य बनाया गया था। ध्यान रखना है इन बातों को। ये बातें आपको जो बताई जा रही हैं बहुत सोच समझकर बताई जा रही हैं कि अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे छूटना नहीं चाहिए, कोई भी क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, फर्स्ट ईस्ट बंगाल और सेकंड पुणे सीट और एमआर जयकर ने त्यागपत्र दिया। आपके क्वेश्चन भी साथ में ही लिखवा दिए कि क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं। क्लियर है। आगे अब यहां पे मैं आपसे बात करूं तो आपके कुछ पॉइंट्स रह गए हैं। जैसे संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, 15 थी। तो वो 15 की 15 महिलाओं के नाम मैं आपको लिखवाऊंगी और साथ साथ वो महिलाएं कहां से थीं वो भी मैं आपको लिखवाऊंगी। ठीक है, जल्दी से आप लोग नोट कर लेंगे और मुझे नोट करके बताएंगे कि मैम हमने नोट कर लिया है। टाइम खराब नहीं करना है, बिल्कुल कोई चीज मैं नहीं छोड़ रही हूं। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। इसका मतलब आपको चीजें समझ में आ गई हैं। नोट हो गया। चलिए अब ध्यान से सुनिए। अब हम लिखेंगे, देखिएगा, हेडिंग दीजिएगा, संविधान सभा में महिलाओं की, संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या, कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी प्यारे बच्चे, तो आप कहेंगे 15। ठीक है, 15 महिलाएं थी। इसमें से अगर हम बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इंग्लिश में लिख दीजिए, टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इन कॉन्स्टिट्यूएंट
असेंबली। तो कितनी थी मैम 15, जिसमें से हम सबसे पहले यूपी की सारी महिलाओं के बारे में, यूपी से कौन कौन था, सुचिता कृपलानी, सुचिता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित, तीसरा पूर्णिमा बनर्जी, पूर्णिमा बनर्जी, चौथा लिखिएगा कमला चौधरी, ठीक है, कमला चौधरी। पांचवा नाम लिखिएगा बेगम एजाइज रसूल, बेगम एजाइज रसूल, ठीक है, बेगम एजाइज रसूल। ये आपकी महिलाएं कहां से हैं प्यारे बच्चे, सारी की सारी आपकी कहां से हैं, यूपी, 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 ठीक है। अब सुचेता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री, पहली महिला मुख्यमंत्री, फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राजदूत, फर्स्ट फीमेल एम्बेसडर, पहली महिला राजदूत, विजय लक्ष्मी पंडित। उसके बाद हम आगे की तरफ चलेंगे तो आप यहां पे बेगम एजाइज रसूल, एकमात्र मुस्लिम महिला, लिखिएगा एकमात्र मुस्लिम महिला, एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम एजाइज रसूल, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चे आगे के नाम लिखेंगे हम, जैसे अगला नाम किसका है, अगला नाम है छठा राजकुमारी अमृता कौर, राजकुमारी अमृता कौर। ये कहां से हैं, तो ये हैं प्यारे बच्चे मध्य प्रांत, ठीक है। और मैं आपको ये बता दूं कि राजकुमारी अमृता कौर कैबिनेट में प्रथम महिला, कैबिनेट मंत्री बनने वाली पहली महिला, कैबिनेट में प्रथम महिला, फर्स्ट फीमेल इन कैबिनेट, फर्स्ट फीमेल इन कैबिनेट, इन कैबिनेट। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जल्दी लिख लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूं। उसके बाद हम चलेंगे 7वें नंबर पर सरोजनी नायडू, जो कि बिहार से हैं और किस पहली महिला राज्यपाल बनी थी। ये कहां की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, यूपी की, उत्तर प्रदेश की, डन, वेरी गुड। अब लिखिएगा 7वां सरोजनी नायडू, कहां से हैं प्यारे बच्चे, बिहार, पहली महिला राज्यपाल, पहली महिला राज्यपाल, फर्स्ट फीमेल गवर्नर, फर्स्ट फीमेल गवर्नर, कहां की बनी थी मैम, यूपी की, ठीक, ये आपकी बिहार से थी। अगला नाम लिखिएगा 8वां
लिखिएगा हंसा मेहता। बंबई, या अब इसको क्या कहते हैं, मुंबई। ठीक है, हंसा मेहता। 9वां लिखिएगा जी दुर्गा बाई। जी दुर्गा बाई कहां से हैं, मद्रास। जी दुर्गा बाई मद्रास। दक्षयानी बेला युदन। दक्षयानी बेला युदन ये भी कहां से हैं, मद्रास। प्रथम दलित महिला। प्रथम दलित महिला, फर्स्ट दलित फीमेल। प्रथम दलित महिला, फर्स्ट दलित फीमेल। ठीक है, अम्मू स्वामीनाथन। अम्मू स्वामीनाथन। मद्रास। अम्मू स्वामीनाथन मद्रास। ठीक है, अम्मू स्वामीनाथन कहां से हैं, मद्रास। उसके बाद में आपका 12वां, मालती चौधरी। मालती चौधरी उड़ीसा। आज के समय में क्या कहते हैं, ओडिशा। ओडिशा। ठीक, 13वां नाम लिखो, रेणुका राय। 2 लेडीज हैं और राय राय नाम की, दोनों पश्चिम बंगाल से हैं। 14वां लिखिएगा, लीला राय, और दोनों की दोनों कहां से हैं, पश्चिम बंगाल, या हम कह सकते हैं वेस्ट बंगाल। अब यहां पे बच्चे पूछते हैं कि जो पश्चिम बंगाल है वो भारत के पूर्व में है, तो इसको फिर पश्चिम बंगाल क्यों कहते हैं, क्योंकि प्यारे बच्चे ये बांग्लादेश के पश्चिम में है। भारत में तो ये पूर्व में है, लेकिन बांग्लादेश के पश्चिम में है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, पश्चिम बंगाल कहते हैं। और आपका 15वीं जो महिला है, एनी मस्करनी। 15वीं एनी मस्करनी, और ये कहां से हैं, ट्रावनकोर। ट्रावनकोर, एनी मस्करनी, ट्रावनकोर। ठीक है, एनी मस्करनी, ट्रावनकोर। दलित का मतलब क्या होता है, दलित का मतलब होता है प्यारे बच्चों, दलित का मतलब बताया गया है दबा हुआ, कमजोर वर्ग, जिसे आज के समय हम निम्न जातियों में भी शामिल करते हैं। दलित मतलब दबा हुआ, कमजोर, जिसका उच्च जातियों के द्वारा शोषण किया गया है। समझ आया, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपकी 15 महिलाएं थी। अब अगर आपसे कोई पूछे कि एससी कितने थे, मैंने शायद ये पहले भी बताया हुआ है, तो एससी थे 26 और एसटी थे प्यारे बच्चे 33, यानी कि अनुसूचित जातियों की जो संख्या है उसमें से 26 थे आपके संविधान सभा में और एसटी आपके 33 थे। ये आपका पूरा संविधान है और आपके साथ साथ उसमें क्या लिखा हुआ है, संविधान निर्माण। तो संविधान सभा और संविधान निर्माण जितने क्वेश्चंस बन सकते थे वो सब आपके मैंने यहाँ पे बता दिए हैं। सत्यवीर जी बिल्कुल ठीक है, नोट कर लिया है। तो मैं आगे बढ़ूं और आपको बताऊं कि आपको अगला जो मैं सबसे पहले चीज पढ़ाने वाली हूं वो है अनुसूचियां, वो है शेड्यूल्स। शेड्यूल्स के बाद मैं सीधा जाऊंगी प्यारे बच्चे आपका क्या कहते हैं, प्रस्तावना, प्रीएम्बल की तरफ, और वो मैं आपको पीडीएफ के थ्रू पढ़ाऊंगी, क्योंकि पीडीएफ से थोड़ा लिखने का काम कम हो जाता है, क्लास थोड़ी सी फास्ट हो जाती है और आपसे ज्यादा बातें हो पाती हैं। क्योंकि ये चैप्टर टफ था इसलिए मैंने इसे पूरा लिखकर आपको पढ़ाया है, ताकि आपको चीजें यहाँ पे
पता चले। 14वां नंबर लीला राय है, कैमरे में साफ साफ दिख रहा है लीला राय। क्लियर है, आगे चल सकते हैं। महिपाल जी वो मैं आपको उसके फॉर्म में दे दूंगी, पीडीएफ के फॉर्म में दे दूंगी, ठीक है, कुछ चीजें पीडीएफ के फॉर्म में मैं आपको दे दूंगी। नोट हो गया है। एससी और एसटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। ऐसा लगता है कि आप लोगों ने इंटर तक कुछ पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, आप लोगों ने इंटर तक कोई पढ़ाई नहीं की है। चलिए, एससी को इंग्लिश में पूरा लिखिएगा शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति कहते हैं। अब बार बार नहीं बताऊंगी। उसके बाद एसटी, इसको प्यारे बच्चे शेड्यूल ट्राइब्स कहते हैं। शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, इसे हम शेड्यूल ट्राइब्स कहते हैं। का हम लोग आपको कम से कम ये सोचकर पढ़ाते हैं कि एटलीस्ट आपने इंटर तक पढ़ाई की है, और आपको शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट क्या होता है नहीं पता है, बड़े दुख की बात है। क्लियर है, आगे चलिए। अब देखिएगा आपका एक अगला चैप्टर है अनुसूचियां, जिन्हें हम इंग्लिश में कहेंगे शेड्यूल्स। जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ शेड्यूल्स इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। जल्दी से आंसर कीजिए क्या है, आपको बताया है ये मैंने। और वर्तमान में कितनी हैं, एंड इन प्रेजेंट वर्तमान। बहुत बढ़िया, जिन बच्चों ने आंसर किया है 8, बिल्कुल, मूल संविधान में 8 और वर्तमान में 12। कितनी है, वर्तमान में 12। ठीक है। अब ये जो अनुसूचियां हैं इनको मैं कल शुरू करूंगी। आज हमने क्या क्या पढ़ा है एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं, ठीक है, एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। और देखिएगा यहां पर संविधान निर्माण में मैंने आपको पहले बताया कि संविधान लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। संविधान का प्रकाशन देहरादून सर्वे ऑफ इंडिया प्रेस से हुआ और इस समय संविधान की 1000 कॉपी छापी गई थी। संविधान को हाथों से लिखने वाले व्यक्ति प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे और शुद्ध हिंदी में लिखने वाले व्यक्ति आपके वसंत कृष्ण वैद्य थे। उसके बाद संविधान को सजाने वाले व्यक्ति नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा जी थे। मूल संविधान में पृष्ठों की संख्या 251 थी। संविधान सभा के सचिव HVR आयंगर, संविधान सभा में प्रथम आंग्ल भारतीय फ्रैंक एंथोनी, और संविधान सभा में जो आपके पारसी सदस्य थे, प्रथम पारसी, वो थे PH मोदी। उसके बाद मैंने बताया मोहम्मद अली जिन्ना और आपके महात्मा गांधी जी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के पश्चात संविधान सभा में सीटों की संख्या 299 हो गई थी। क्योंकि जनसंख्या घट गई तो सीटें भी प्यारे बच्चे आपकी घट गई थी। उसके बाद भारतीय संविधान का जनक अंबेडकर जी को कहा जाता
बताता है अंबेडकर जी सबसे पहले आपके ईस्ट बंगाल से संविधान सभा के सदस्य बने और उसके बाद वो मुंबई प्रेसिडेंसी की पुणे सीट से अगली बार सदस्य चुने गए। पुणे सीट से एमआर जयकर ने त्यागपत्र दिया और उसके बाद प्यारे बच्चों आपके अंबेडकर जी को बाय इलेक्शंस के थ्रू यहां से चुना गया। उसके बाद अगर हम आपसे बात करें तो यहाँ पे संविधान सभाओं में कुल महिलाओं की संख्या 15 है, जिसमें मैंने आपको 15 की 15 महिलाओं के नाम लिखकर बताए, जिसमें पहली सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, पूर्णिमा बनर्जी, कमला चौधरी, बेगम एजाइज रसूल, ये सारी की सारी यूपी की महिलाएं हैं। सुचेता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री जो कि यूपी की बनी, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राजदूत आपकी विजय लक्ष्मी पंडित और बेगम एजाइज रसूल प्रथम मुस्लिम महिला थी। ठीक है, राजकुमारी अमृता कौर जो कि मध्य प्रांत से थी, ये कैबिनेट में आपकी चुने जाने वाली पहली महिला थी। सरोजनी नायडू जो कि बिहार की थी और भारत में पहली महिला राज्यपाल थी और कहां की बनी थी तो यूपी की बनी थी। हंसा मेहता मुंबई या बंबई जो भी आप कहें, जी दुर्गाबाई मद्रास से थी, पहले बंबई कहते थे मुंबई को। दक्षियानी बेलायुधन मद्रास से प्रथम दलित महिला थी। अम्मू स्वामीनाथन मद्रास से, मालती चौधरी उड़ीसा से, रेणुका राय और लीला राय दोनों पश्चिम बंगाल से थी। एनी मस्करनी ट्रावनकोर से थी। एससी की संख्या 26 और एसटी की संख्या 33 थी। फिर मैंने आपको शेड्यूल्स के बारे में बताया और प्यारे बच्चों शेड्यूल्स के बारे में हम कल की क्लास में आगे पढ़ेंगे। आज के लिए मैं अपनी क्लास को यहीं विराम देती हूं। कल करेंगे हम बाकी की चीजें। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन।